नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, कहां पर एक्शन है, कहां पर एक्शन की कमी है और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। भाविक पटेल है, ट्रेडबुल्स के बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के नरेंद्र तनेजा है, एनर्जी एक्सपर्ट, और सुरेंद्र मेहता है, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि भारत दाल की तर्ज पर सरकार भारत चावल भी बेचने की प्लानिंग कर रही है और भारत ब्रांड के तहत चावल बिक्री पर फैसला जल्द हो सकता है। क्या है पूरी खबर, डिटेल बताने के लिए जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर, डिटेल में जरा जानकारी दीजिए। मृत्युंजय, लगातार सरकार अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए प्रयास कर रही है और इसी क्रम में एफसीआई के गोडाउन से चावल, दाल, इसके साथ साथ गेहूं, इन सबको जारी कर रही थी। गेहूं के साथ तो अभी जो क्रम है उसके साथ चावल को उसने सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। दो फैसले सरकार इसमें इसी हफ्ते लेने वाली है। पहला तो ये कि जो रिजर्व प्राइस है चावल का वो सरकार घटा सकती है। आपको याद होगा ओएमएस में सरकार ने 3100 रुपये से रेट शुरू किया था और 2900 का रेट फिलहाल चल रहा है, जो कि सरकार जारी कर रही थी। इसको सरकार घटाकर 2600 रुपये के आसपास ला सकती है। इसके साथ साथ रिटेल मार्केट में इंटरवेंशन को और ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा बड़ा करने के लिए सरकार भारत ब्रांड के तहत चावल को रिटेल जो कॉपरेटिव्स हैं उनके ज़रिए बिक्री कर सकती है और वो फैसला भी इसी हफ्ते होना है। जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार ये जो रिटेल इंटरवेंशन होगा उसमें पैकेट्स जो होंगे वो 10 किलो और इससे ऊपर के होंगे। 10 किलो, 20 किलो और 25 किलो के पैकेट्स होंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि छोटे पैकेट्स में इसको जारी किया जाए, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा सरकार का कोशिश है कि इंटरवेंशन के जरिए रिटेल में आम आदमी को जो चावल पहुंचे वो अच्छा चावल हो और सस्ता चावल हो। भारत ब्रांड इसके लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि अभी तक जितने भी इंटरवेंशन सरकार ने किए थे, जिसमें से कि दाल सबसे मुख्य है, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और सिर्फ रिटेल कोऑपरेटिव के जरिए ही नहीं बल्कि जितने भी ऐसे बिग रिटेल चेन्स हैं उनके जरिए भी सरकार इस चावल को मार्केट में लॉन्च करेगी। तो कुल मिलाकर आम कंज्यूमर के लिए एक बड़ा फैसला सरकार इसी हफ्ते ले सकती है और ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उसको लागू किया जाए, लेकिन फैसला इसी हफ्ते हो जाना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसी हफ्ते फैसला हो सकता है। ये कौन सा चावल होगा अमरीश? बहुत सारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई अगर बासमती चावल खरीद रहा है या पर्टिकुलर क्वालिटी का चावल है, ये चावल किस क्वालिटी का होगा, कौन सी वैरायटी होगी, कोई जानकारी इसको लेकर? चावल की वैरायटी की जानकारी तो नहीं है, लेकिन एफसीआई के गोडाउन में जो चावल हैं उन चावल को, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चावल दिए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स को एमएसएस के जरिए जो जारी हो रहे हैं, उन्हीं चावल को फ्रेश पैकिंग के साथ लॉन्च करेगी सरकार, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही आसान होगी। लिहाजा सरकार की कोशिश बस इतनी है कि कम दाम में अच्छा चावल अच्छी पैकिंग के साथ, ताकि ईजी हैंडलिंग हो जाए उसको सरकार प्रयास करना चाहती है, उसको स्पीड अप करना चाहती है। मृत्युंजय, एक सवाल अमरीश आपसे और, कितना चावल सरकार बेचेगी इसके तहत, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? और दूसरा सवाल, क्या ये पैन इंडिया लेवल में एक साथ इसकी बिक्री शुरू होगी या पर्टिकुलर जगहों पे पहले इसकी शुरुआत होगी? मृत्युंजय, सरकार की कोशिश है कि क्योंकि अभी तक जो एमएसएस के जरिए चावल जारी कर रही थी सरकार, उसको पैन इंडिया लेवल पे ही शुरू किया था। अब चूंकि ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इनको लाइनअप किया है सरकार ने इसके लिए, और इसके साथ साथ भारत दाल की जो बिक्री है वो ऑलरेडी बिग चेन्स के साथ जारी है। तो अब सरकार के पास वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स के जो रिटेल चेन्स है उसको भी सुदृढ़ किया जा चुका है। इसके अलावा जो मोबाइल वैन्स के जरिए इंटरवेंशन है वो भी जारी है। तो सिर्फ उन स्टोर्स पे भारत चावल को पहुँचाना ही बाकी रह गया। तो सरकार इसको पैन इंडिया लेवल पर ही शुरू करेगी। कोशिश यही है कि इसी हफ्ते फैसला ले लिया जाए और अगले हफ्ते इसको सभी जो रिटेल आउटलेट्स हैं उन पे पहुंचा भी दिया जाए, और एक बड़े पॉम्प एंड शो के साथ, जैसे ही राम मंदिर का ये इवेंट खत्म होगा, उस बड़े पॉम्प एंड शो इवेंट के साथ सरकार पूरे देश में इसको शुरू कर देगी। क्योंकि कोशिश से दोनों की है, सरकार महंगाई पर भी काबू पाना चाहती है, साथ साथ आगे आपको पता ही है कि आगे आने वाले दिनों में इलेक्शंस है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो सरकार दोनों ही तीर एक ही निशाने से साधना चाहती है। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया अमरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड की कीमतें दबाव में है, गिरावट है। $77 प्रति बैरल के नीचे आ गया है ब्रेंट क्रूड और 71 के आसपास है नाइमेक्स क्रूड। एमसीएक्स पर भी करीब 1.5% की गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में दिख रही है। क्रूड पर अगर आप देखें तो अपडेट ये है कि चाइना में डिमांड घटने की आशंका और बढ़ गई है। वहाँ के इकोनॉमिक आंकड़े ख़राब आ रहे हैं,
डॉलर में मजबूती है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हैं वो क्रूड की कीमतों के लिहाज से निगेटिव हैं। तो ऐसे में क्या कच्चा तेल और गिरेगा, इसी पर हम बात करेंगे। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ हैं, एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, क्रूड कीमतों में अभी और गिरावट आ सकती है? देखिए, दो बड़े जो डेवलपमेंट जिसकी वजह से कीमतें जो है वो नीचे की दिशा में जा रही हैं। एक तो ये कि बाजार अब ये मान के चल रहा है तेल का बाजार कि चाइना से जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ने वाली नहीं है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो दक्षिण की दिशा में जा रही है और उनका जो जीडीपी की जो फिगर वो 5% देते थे, उसको लेकर के बाजार में बहुत लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि 5% जीडीपी की फिगर गलत है। चीनी अर्थव्यवस्था मात्र 2% के हिसाब से बढ़ रही है और इस साल जो है वो और नीचे प्रेशर में रहने वाली है। तो यानी वहां से डिमांड नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात जो अहम है कि बाजार कुछ ऐसा लग रहा है बाजार को, जिस हिसाब से हमने देखा है कि वक्तव्य मॉस्को से आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही है, भारत के विदेश मंत्री ईरान में हैं, इसके अलावा यूरोप के भी तमाम देश इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद यूक्रेन को लेकर के कोई समाधान जल्दी उतर के आ सकता है। इसको लेकर के बाजार में ये अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि चीन तेल कीमतों में जो दबाव था, जो यूक्रेन प्रीमियम है, वो घट जाएगा, अर्थात कम हो जाएगा और बाजार में तनाव जो है थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये, लेकिन इसके बारे में कुछ अभी बाजार भी पूरी तरीके से पुख्ता नहीं मान रहा है, लेकिन बाजार ये मान रहा है कि कुछ कोशिशें हो रही हैं उसको लेके। तीसरा जो एक पहलू है वो ये कि जो लाल सागर है, जहां पे सिविलियन टैंकर जो तेल कैरी करते हैं, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है। जो ईरान से टैंकर निकल रहे हैं उन पे हमले नहीं हो रहे, जो रूस के टैंकर वहां भारत के लिए या अन्य देशों को जा रहे हैं उन पे भी हमले नहीं हो रहे। तो सेलेक्टिवली उन्हीं पे हो रहे हैं जो पश्चिम के हैं या जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं इसराइल से है। तो इसलिए लेकिन बाजार को लगता है जो ईरान ने किया है, पाकिस्तान पे हमला हो गया, इराक पे हमला हो गया, शायद वो चीन के प्रेशर में आकर के इसमें कटौती करेगा अगर पूरी तरह नहीं रोकेगा। तो कुल मिला के बाजार एक कंफर्टेबल जोन में है और मांग बढ़ती नजर नहीं आती, सप्लाई बढ़ रही है, लिहाजा कीमतें नीचे जा रही है। ओके, तो और गिरेंगे दाम सर? अभी गिर सकते हैं, अभी तो देखिए गिरेंगे। जो 70 के नीचे भी बाजार चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एवरेज नहीं जाएगा। जो एवरेज मेरा मानना है, जो एवरेज निकल के आने वाला है वो कुल मिलाकर के 78-80 के आसपास ही रहेगा। बीच में नीचे जाएगा, 70 से नीचे भी जाएगा, 82-83 भी हो जाएगा। वो सब जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स तो अभी लगता नहीं खत्म होने वाले हैं। लेकिन ये है कि औसत अगर आप निकाल के चलें और ये मान के चलें कि औसत 76, 78, 80 के आसपास रहेगा तो आप ऑफ द मार्क नहीं होंगे, आप काफी स्पॉट ऑन रहेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका जुड़ने के लिए, क्रूड पर अपना व्यू देने के लिए। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड की कीमतें भी दबाव में है, गिरावट है, क्योंकि फेड के एक मेंबर ने यह कहा है कि ब्याज दरें बहुत जल्द घटाने की ज़रूरत नहीं है अमेरिका के आर्थिक हालात को देखते हुए। तो इससे मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूज़न बढ़ा है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, उससे गोल्ड के दाम घट गए हैं। सवाल यह है कि क्या गोल्ड में भी और गिरावट आएगी? बताइए बीरेन जी सर, क्या अभी गोल्ड कीमतों में आपको और गिरावट दिख रही है? धीरे धीरे नीचे जा रहा है बाजार, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो मेजर कंसर्न था वो अब थोड़ा कम हो गया है। 9.1 सीपीआई था लास्ट ईयर, अब वो सीपीआई 3.6 है। साथ ही साथ चाइना से लगातार स्टिमुलस आ रहा है, वहाँ रेट कट भी आ गया 2 बार, फिर भी बाजार अपसाइड में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मे भी आगे हमको कॉमेक्स के हिसाब से स्पॉट गोल्ड लंदन 1990 2000 आसपास आना चाहिए और इंडियन टर्म्स में 61,200-400 के बीच आना चाहिए। ठीक है। सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। मेहता जी बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर, 62,000 के नीचे आ गया गोल्ड जिस उम्मीद में बढ़ा था, क्या उम्मीद है वो फीकी पड़ रही है, यूएस में दरें घटने वाली? देखिए, जो नए स्टेटमेंट आए हैं फेड के मेंबर्स के, उसके मुताबिक तो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि फेड को इंटरेस्ट रेट घटाने के पहले और भी सोच लेना चाहिए। हमने बार बार ये देखा है कि फेड ने जब भी ऐसी कोई बात कही है तो उस बात पे वो मुकम्मल रहते नहीं है, वो अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं। तो इससे लोगों में एक असमंजस की स्थिति है। साथ ही साथ हमने ईटीएफ में आउटफ्लो होते देखा है। हमने ये भी देखा कि सडनली यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यदि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में यूएस इन्वॉल्व है, तो वहां पर यूएस का ही अपर हैंड रहने वाला है। तो डिमांड, जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ रही है। तो
तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आई और मुझे लगता है कि ये गिरावट लगातार जारी रहेगी। मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था कि एक बार गोल्ड जब टॉप करता है, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है, तो वो 250 से 400 डॉलर तक हिस्टोरिकली नीचे आता है और इस बार भी वो वही कोशिश कर रहा है। तो अच्छा, तो अभी शॉर्ट टर्म के फंडामेंटल क्या आपको कमजोर दिख रहे हैं? मुझे जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 1992 डॉलर्स पे दिखता है स्पॉट मार्केट में, लेकिन मेरा अब भी मानना ये है कि गोल्ड कहीं ना कहीं जाके 1860 या 70 डॉलर के आसपास वहां पर कहीं जाकर सेटल होगा और तब तक उस पर कोई भी बड़ा कॉल लेना या बड़ी राय बनाना, बाइंग साइड जाना, मुझे इसमें थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। लोगों को बहुत ही कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि यूएस सरप्राइज देने में बहुत ही हमेशा अव्वल है और जिस प्रकार से डॉलर इंडेक्स बढ़ा और जो सरप्राइज दिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ईटीएफ में भी आप देखेंगे तो अचानक से ईटीएफ के आउटफ्लो दिसंबर और जनवरी के महीने में बढ़ने शुरू हो गए। जो नवंबर में ईटीएफ में बहुत ज्यादा तेजी आई थी, उसके नंबर जो बाइंग बढ़ रही थी वो अचानक से बाइंग में कमी आ रही है। आप जनवरी में ही लगभग 36 टन गोल्ड ईटीएफ बेच चुका है। तो यदि सेंट्रल बैंक बाइंग नहीं करती, ईटीएफ बाइंग नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता गोल्ड प्राइसेस में इजाफा हो सकता। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए, गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। भाविक पटेल जी, आप बताइए आज के लिए गोल्ड में कोई ट्रेड या आज दूर रहें? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में हमने बिकवाली देखने को मिली, बट आज मुझे लग रहा है कि गोल्ड में शायद थोड़ा बहुत अपसाइड दिख सकता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग शायद आ सकती है। तो गोल्ड में आज के दिन जो 61,770 का जो लो बना है, आई थिंक वो एक अच्छा लो है इंट्राडे के लिए। तो 61,900 पे अगर आता है तो मैं 61,770 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय की रिकमेंडेड करूँगा। अपसाइड आज के दिन लिमिटेड लग रही है, बट 62,100 तक मुझे लग रहा है कि शायद आ सकता है ऊपर। अच्छा, ठीक है। चलिए, अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप अपने सवाल तैयार रखें, नंबर नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट रहेंगे मौजूद आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछे कैलाश जी। गुरु गोविंद सिंह जयंती की नमस्कार सर। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार जी, पूछें। सर, गोल्ड की सिचुएशन देखते हुए 55,000 आने की संभावना है क्या? 55,000 बताइए वीरेंद्र सर। लंबी इतनी संभावना नहीं दिख रही है, बट अगर ट्रेड ही, क्योंकि मैं अभी उनको लंबे समय से पहचान रहा हूँ, हमेशा उनका सवाल रहता है, तो मैं फिलहाल उनको सेल साइड में प्रेफर करूँगा। करंट लेवल, करंट हालात देखते हुए 62,020 का जो लेवल है वहाँ शॉर्ट जा सकते हैं। हम 61,300-400 की उम्मीद रख सकते हैं। 2 से 3 वीक का नजरिया है और इसका स्टॉप लॉस 62,300 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर सुल्तान है हमारे साथ। पूछिए सुल्तान। सवाल बीरेंद्र जी से है जी। जैसे बीरेंद्र जी ने अभी बताया था, हमें भी उनको बहुत टाइम से जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं। अच्छा। मुझे बस ये कपास खली के बारे में जानना है। वो 3,000 से मार्केट अभी 2650 तक आ गया है, मुझे लेना है, पर बीरेंद्र सर कभी अभी लेवल्स नहीं बता रहे। पिछले 3-4 बार में उन्होंने लेवल नहीं बताया, तो जरा उनसे पूछ के बताइए कहाँ पे वो वैल्यू बाय देखते हैं, किस लेवल है नहीं कॉटन सीड का, इसलिए नहीं बता रहे हैं बीरेंद्र जी। बताइए सर, कोई नया लेवल आया आपके दिमाग में? बताते नहीं है, या मे बी उनके जो पेड कस्टमर को बताते हैं पेड को बताते हैं? अच्छा ये बात है सर। बीरेंद्र जी, अपने क्लाइंट को आप बताते हैं, यहाँ नहीं बताते हैं? मैं जो लेवल नहीं बता रहा हूँ वो भी एक हिसाब से लेवल है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, वो वाली बात है। इसमें बेसिकली डिमांड काफ़ी कम है और बाजार में बेहद कैश क्रंच है। मीन्स इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने पर्टिकुलर कॉटन सीड, कॉटन के ये इकोसिस्टम में पिछले 30 साल में कभी नहीं देखी। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि तेजी के लिए पैसा चाहिए और मंदी के लिए हिम्मत चाहिए। तो जो बेच रहे हैं वो हिम्मत वाले बेच रहे हैं इसमें, क्योंकि पैसे की कमी है, हिम्मत की कमी नहीं है ट्रेड में। इसलिए मैं उनको बाइंग का लेवल नहीं दे पा रहा हूँ। नीचे आएगा सर कॉटन केक बीरेंद्र जी? अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी इसमें डाउन साइड मोमेंटम बना हुआ है। 2666 अगर ब्रेक करता है 2666 फैब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो आज ऑलमोस्ट कर दिया है,
तो ये मे बी 2573 78 यानी 2573 2588 तक जाना चाहिए। अपसाइड में जब तक ये वीकली लेवल पे 2744 के ऊपर बंद नहीं आता तब तक इसका सेंटिमेंट चार्ट्स नियर टर्म सेल सेट के रहेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर कमल अग्रवाल है हमारे साथ। पूछिए अग्रवाल साहब। सर ये मेरे को एनजी के बारे में पूछना था, पोजीशनिंग कॉल। एनजी पर पोजिशनल कॉल चाहिए आपको? बहुत गिरावट आ चुकी है, आज भी 5% नीचे है। बताइए भाविक जी, क्या व्यू है आपका एनजी पर? देखिए एनजी में अगर देखें तो आगे की वेदर फोरकास्ट है 22 से 26 जनवरी, वो बता रहा है कि ठंड जो है थोड़ी कम होगी, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में लगातार डिक्लाइन हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से भी प्राइसेस जो भी 232 है वो वापस 224 तक आ सकती है। तो 224 पे अगर आती है तो वो 220 के टारगेट के लिए 220 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट भी लिमिटेड रहेगा 232 का, तो 224 पे 220 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। और नेक्स्ट कॉलर पवन है हमारे साथ राजस्थान से। पूछिए पवन जी। सर मुझे ग्वार पर पूछना है। ग्वार में फंडामेंटल मजबूत हैं, सप्लाई लेवल कमजोर है, डिमांड भी अच्छी है, लेकिन ये मंदी किस बात की आ रही है? ये तो चिंता है, ये तो चिंता सब लोग जाहिर कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ग्वार क्यों नहीं चल रहा है। आज भी देखिए हमने खबर चलाई, वो खबर अभी मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ग्वार की अराइवल 20,000 बोरी से कम रह गई है। जो महीने भर पहले करीब 50,000 बोरी की अराइवल थी, वो सीधे अब 20,000 से कम हो गई है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15-16 हज़ार बैग की अराइवल है। चूरी का प्राइस 100 रुपये कल तेज़ था। ग्वारगम का जो स्पॉट का प्राइस है वो वायदा से करीब 50 से 70 रुपये तेज़ है। डिमांड ठीक ठाक है ग्वारगम की। मिलों को ग्वार मिल नहीं रहा है, ऐसा ग्राउंड से लोग हमें बता रहे हैं, खुद मिल वाले बता रहे हैं। तो बीरेन जी क्या हो रहा है ये? फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में या जितने भी मेरे फिजिकल साइड के जो कस्टमर है, आईपीओ के सिवा कोई बाजार किसी को देख नहीं रहा। मींस मेन स्ट्रीम बिजनेस ही आईपीओ हो गया है। तो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी साइड जा रहा है, फिजिकल साइड कहीं नहीं जा रहा है। तो बेसिकली ये जो है वो सिर्फ सप्लाई तो टाइट है, बट फिलहाल नियर टर्म में डिमांड थोड़ी कम है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।